अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। अलीमा खान तो इमरान खान के पार्टी से माइनस होने का खदशे का इजहार कर रही हैं, मगर अब लग ये रहा है कि अदालतें भी पीटीआई की दादरसी के लिए माइनस ही हो गई हैं, जिसकी एक वाज़ेह झलक आज हमें सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दी है। इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसकी समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने की। समाअत के आगाज़ पर ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने अली अमीन गंडापुर को मुखातिब करके ये रिमार्क्स दे दिए कि जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गंडापुर को अपनी दरख्वास्त के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से रुजू करने का मशवरा दिया। इस दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रोस्टम पर आकर जस्टिस मंसूर अली शाह से ये मकालमा किया कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बजट मंजूरी का प्रोसेस चल रहा है और इस पर मुशावरत के लिए इमरान खान के साथ बार बार दरख्वास्त के बावजूद जेल में मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखे गए ख़त का तज़किरा भी किया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि उस ख़त पर अपने रद्द-ए-अमल में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बड़े अच्छे रिमार्क्स भी दिए थे, मगर ख़त पर कोई अमल दरामद नहीं हो पाया। अलीमा खान की गुज़िश्ता रोज़ के बाद पीटीआई में एक तलातुम बरपा है और ख़ुद अली अमीन गंडापुर भी कह चुके हैं कि इमरान खान किसी तौर पर पार्टी से माइनस नहीं हो सकते। इसी सारे शोर शराबे में आज ये खबर भी सामने आ गई है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर साहब ने खुद को पार्टी के फैसलों से अलग कर दिया है, ये कहकर कि जब इमरान खान की हिदायत ही पार्टी को मौसूल नहीं हो रही तो फिर फैसला कैसे किया जाए। जुनैद अकबर ने यह सवाल भी उठाया है कि इमरान खान की हिदायत के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा का बजट क्यों पेश किया गया। इस सारी सूरत हाल में अब पीटीआई कहाँ खड़ी है, अगला जो तहरीक था, एहतजाज का माहौल था, वो बनेगा जब इतनी डिवीजन नज़र आ रही हो, और असल में अब कौन माइनस हुआ है और कौन प्लस हुआ है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ साहब। वालेकुम अस्सलाम शिफा, बहुत कैसी शुक्रिया। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, थैंक यू। ये बताइए सर कि पीटीआई खैरियत से है? पीटीआई खैरियत से थी, खैरियत से है और खैरियत से रहेगी। आपके ज़हन में क्यों डाउट्स हो रहे हैं पीटीआई की खैरियत के बारे में? वो जो पीटीआई कायम जी व दायम है, कायम व दायम है, बिल्कुल। खान साहब की लीडरशिप में कायम व दायम। बिल्कुल ही जो सूरत हाल बनी हुई है उस वजह से मुझे ये सवाल आपसे पूछना पड़ा कि अलीमा खान साहिबा के खदशात हों या पीटीआई में केपी के बजट का मामला हो, फिर जुनैद अकबर साहब का ये फैसला कि भाई मैं अलग हो रहा हूँ फैसलों से, क्योंकि इमरान खान से जब मुलाकात ही नहीं हो पा रही तो मैं किस बुनियाद पर अपने डिसीजन मेकिंग करूँगा। तो ये एक तलातुम सा जो बरपा हुआ इसमें पीटीआई का अगला क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से अब इसको परसू करना है जो बजट वाला ख़ास तौर पर मामला फंस गया है? देखिए, मसला शिफा ये नहीं है कि जी जुनैद साहब ने क्या कहा है, मसला ये नहीं है कि अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है, मसला ये भी नहीं है कि पहले पेश हुआ है या बाद में पेश हुआ है। मसला सिंपल ये है कि एक शख्स के जो बुनियादी हकूक हैं, आइनी और कानूनी हकूक हैं, उनके बरखिलाफ उनसे क्यों नहीं पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात कराने दी जा रही। इस सिलसिले में जैसा कि मैंने आइन और कानून का रेफरेंस दिया है, उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने भी ऑर्डर पास किया था तकरीबन 10-11 पहले हफ्ते पहले कि उन्होंने एक शेड्यूल भी दिया था कि इसके मुताबिक जो है लॉयर्स और फैमिली और सियासी जो कायदीन है उनसे मुलाकात करवाई जाए। लेकिन वो जो लार्जर बेंच का फैसला था उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है और खान साहब से किसी किस्म की कोई मुलाकात जो आप तो लॉयर्स की मुलाकात जो है वो भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई है और फैमिली जो है उसमें भी आपको पता है कि जी सब लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो ये बेसिक मसला है और अगर कोई इस वक्त थोड़ी बहुत जो डिफिकल्टीज पेश आ रही हैं हम पार्टी के लेवल के ऊपर फैसले करने में, बिल्कुल जुनैद अकबर ने बिल्कुल सही कहा है, मुलाकात ना होने की वजह से वो मसले क्रिएट हो रहे हैं। और शायद मैं ये कहने में बचा होऊंगा कि ये मुलाकात नहीं करवाई जाए, इसलिए नहीं करवाई जा रही कि ये मसले क्रिएट हों, इन मसले को क्रिएट करने के लिए ही ये मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सो मेरी 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 कंटेंशन ये है कि ये अगर मुलाकात आज शुरू हो जाती है कोर्ट के फैसलों के मुताबिक, आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक, तो पार्टी में ना किसी किस्म का कंफ्यूजन था, ना है और ना होगा और ये तमाम जो अनसर्टेनिटीज हैं ये उसी वक्त रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन मुझे ज़ाती लेवल के ऊपर मैं फील करता हूँ कि शायद अभी मुस्तकबिल करीब में ये कोर्स करेक्शन जो है वो ना हो और मुलाकात करने में बदस्तूर मुश्किलात जो हैं वो पेश। ठीक है, तो फिर क्या रऊफ साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जुनैद अकबर साहब ने किया वो सही किया? अगर सही किया तो फिर कल को तो हर बंदा जो भी ओहदेदार है वो ये कहेगा कि भाई चूंकि मेरी खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही इसलिए मैं पार्टी के फैसलों से लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ।
देखिए, उन्होंने सिर्फ एक स्पेसिफिक फैसले की बात की है और उस सिलसिले में एक एक थोड़ा सा जरा डिबेट भी हो रहा है पार्टी में कि जी बजट जो है खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पेश होना चाहिए था, या ये कि जो आइन के तकाजे हैं उनके मुताबिक जो उनको कंफर्म हमने करना था, क्योंकि जो विफाकी हुकूमत है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो बिल्कुल क्लियर है। वो तो चाहते हैं कि जो केपी की हुकूमत है उसको किसी तरीके से डिसॉल्व किया जाए, खत्म किया जाए और वहाँ विफाकी राज जो है वो नाफिज किया जाए। इसके लिए कानूनी कुछ तकाजे थे जिनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी था। इसी वजह से ये सब कुछ किया गया है, लेकिन वो प्रोविजनल है और कंडीशनल है। और खान साहब, अगर जैसा कि खुद चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है और बाकी जो अहदेदारान हैं उन्होंने भी कहा है कि अल्टीमेट फैसला खान साहब ने करना है। अगर वो ये कहेंगे कि जी बजट में ये चेंजेस कर दें, तो जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है वो चेंजेस भी कर दी जाएंगी। और वो ये कहेंगे कि आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दें, हुकूमत को खत्म कर दें, तो वो कह रहे हैं कि उसी लम्हे हम कर देंगे। बेसिकली कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, क्यों मुलाकात चूंकि नहीं हुई, इसलिए खान साहब की फ्रेश इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम सिक्योर नहीं कर सके। और उसके बाद जो पार्टी के जो लोग थे, जो कानूनी माहिरीन थे, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इस वक्त बजट जो है वो पास कर लेना चाहिए, ताकि विफाकी हुकूमत को कोई एक्सक्यूज ना मिले कि वो केपी हुकूमत के ऊपर लश्कर अंदाजी करे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो फिर रऊफ साहब ये बताइए कि खान साहब से मुलाकात के जो फैसले हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो ऑलरेडी सामने मौजूद हैं, और उसके बावजूद अगर मुलाकातें नहीं कराई जा रही हैं तो, और अली अमीन गंडापुर को आज सुप्रीम कोर्ट से ये भी सुनने को मिल गया कि भाई आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है, आप जाएँ चीफ जस्टिस साहब के पास जाएँ, हमारे पास क्या आप लेने आ गए। तो फिर क्या अदालतें ही माइनस हो गई हैं पीटीआई की उम्मीदों के हवाले से? दो सवाल के आपके दो हिस्से हैं। पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि ये जो जस्टिस मंसूर साहब का कमेंट है उसको मैं सही सही पैराए में बयान करूँ। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये थ्रू द चीफ जस्टिस और द रजिस्ट्रार ये जो है आप पिटिशन ये दायर करें, और अगर वहाँ पिटिशन फिर उनको मार्क हो जाती है तो वही सुनेंगे, या जिस जज को भी मार्क होती है या ठीक है, जिन जजेस को मार्क होती है वो सुनेंगे। ठीक है, उसमें कोई प्रोसीजरल प्रॉब्लम नहीं बात है, कर रहे थे वो वो। एक टेक्निकलिटी वो एक टेक्निकलिटी। अब दूसरी बात, आपने अदलिया के खत्म होने की कहा है, अदालत के हमारे लिए खत्म होने का कहा है। तो देखिए, 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की 76 साल जिंदगी में सबसे ज्यादा डैमेजिंग तरमीम है जो कि की गई है, कानून है जो कि बनाया गया है। पाकिस्तान ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की बेसिस के ऊपर सर्वाइव करता है। एक तरफ आपकी लेजिस्लेचर है, एक तरफ आपकी एग्जीक्यूटिव है और एक तरफ आपकी अदलिया है। ये तीन वो सतून है जिनके ऊपर रियासत खड़ी है, रियासत का कारोबार जो है वो खड़ा है। जब उनमें से एक सतून आप निकाल देते हैं, वो है अदलिया का सतून। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का वो रोल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज था वो खत्म हो गया है। अब जुडिशल कमीशन के जरिए हुकूमत वक्त जो है, विच इज द एग्जीक्यूटिव, वो अपनी पसंद के जजेस जो है वो अपॉइंट कर रही है, और अपनी पसंद के जजेस जो है वो उनकी पसंद के फैसले जो है वो दे रहे हैं। एक लिहाज से जो आप कह रही हैं, शायद वो ठीक कह रही हैं कि हमारे लिए अदलिया का ऑप्शन हमेशा से एक बहुत मुश्किल ऑप्शन था, लेकिन अब शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैं ठीक है, एक ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो खत्म हो गया, लेकिन डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और हमारी जो उम्मीद है अदलिया से जो होती थी कि हमें अल्टीमेटली इनसे इंसाफ मिलेगा, खान साहब भी बार बार इसके बारे में स्टेटमेंट दे चुके हुए हैं, शायद वो जो हमारी उम्मीद थी वो भी मौहूम हो गई है, जरा और कमजोर हो गई है। लेकिन हम कभी भी अदलिया का दरवाजा खटखटाना खत्म नहीं करेंगे। हम बार बार अदलिया के पास जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो इदारा है जिसने कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं और इंसाफ देना है। ठीक है। अच्छा रऊफ साहब, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं बिल्कुल, और आपने एक और ऑप्टिमिज्म भी शो किया था हमारे प्रोग्राम्स पे। मुतअद्दिद बार आपने खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के हवाले से बात की कि भाई वो हल्की फुल्की इंगेजमेंट हमारी चल रही है। इवन गवर्नमेंट के अपने लोग भी आकर ये कह गए हमारे शो में कि हल्की फुल्की नहीं बल्कि खास बाकायदा इंगेजमेंट चल रही है, और इंगेजमेंट से बल्कि पीटीआई के साथ गवर्नमेंट की इंगेजमेंट की भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा वो तो बातचीत से और भी आगे निकल गई है। लेकिन जब हम बाकी पार्टी के अहदेदारान से बात करते हैं शोज़ पे, तो वो ये कहते हैं कि हमारी कोई इंगेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना खान साहब की ना पार्टी के लेवल की कोई चल रही थी, और जब भी हमारी तहरीक ने चलना होता है तो इस किस्म की खबरें उड़ा दी जाती हैं जो अखबारों में आप सुर्खियों के तौर पर देखते हैं, ताकि लोग इस पर तकिया कर लें और बाहर ना आएँ। तो वो तो डिनाई करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात या बातचीत के हवाले से।
देखिए, दो हिस्से हैं इसके। नंबर एक, बात इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि एक बहुत एक्सटेंसिव किस्म की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च की जाती है जब भी हमारे किसी एहतजाजी तहरीक के का दिन जो है, वो टाइम जो है, वक्त जो है, वो नजदीक आ रहा होता है। इस बारे में तो कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, डायलॉग के बगैर मसाइल हल नहीं होते। हम एक सियासी जमात है बीबी, हमारे हाथ में बंदूकें और राइफल्स नहीं है, हमारे हाथ में कोई तलवारें नहीं है। और चाहिए सियासी मामलात हैं वो सियासी तरीके से ही हल होते हैं और सियासी तरीका जो है वो है डायलॉग का। और मैं हमेशा ये जो डायलॉग का जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रमोट करता रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी डिवोटेड एडियरेंट कि ये मसाइल जो हैं ये डायलॉग के जरिए ही अल्टीमेटली हल होंगे। अब जो एंगेजमेंट है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उसकी क्या नेचर है, क्या उसकी डेप्थ है, क्या उसकी रेलिवेंस है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो मसला है एंगेजमेंट का, वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। मेरी कंटेंशन आपके प्रोग्राम में भी और बाकी तमाम प्रोग्राम्स में यही रही हुई है कि इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत। चाहिए, हम तो तैयार हैं, हम चाहिए ये ठीक एस्टैब्लिशमेंट है। और जिस तरीके से वो खुद करना चाहते हैं, जिस तरीके से और करना चाहते हैं वो बातचीत, मुझे यकीन है कि ये शुरू हो जाएगी, ये बातचीत आगे बढ़ेगी और इसी के नाते पाकिस्तान के जो मसाइल है वो हल होंगे। इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है और यही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन रऊफ साहब, यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है। वो ये है कि पीटीआई तो तैयार है बातचीत के लिए, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट तैयार है? क्योंकि एक वक्त में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो उनके लिए थ्रेट बन सकती थी, वो थ्रेट अब उन्होंने एक तरीके से कहें तो न्यूट्रलाइज कर लिया है। चाहे उसकी वजह 26वीं आईनी तरमीम हो जिसमें अदालतें कंट्रोल में आ गई, चाहे वो पार्टी में मैनिपुलेशन या मनूवरिंग हो जो कि वो अपने तौर पर करवाने के काबिल भी हो गए, और बयानात अगर हम अलीमा खान साहिबा के देखें या इख्तलाफात अदरवाइज़ पार्टी में देखें, तो क्या उन्होंने न्यूट्रलाइज उस तरीके से नहीं कर दिया कि अब वो आपको अगर थ्रेट नहीं समझते तो फिर पीटीआई इज़ अ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन फॉर देम? नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए हम कभी थ्रेट थे ना हैं। नंबर एक बात, हाँ थ्रेट हैं हम ये हुकूमत, जिस मैंडेट चोर हुकूमत जो है, इसके लिए हम डेफिनेटली थ्रेट हैं। और इनका जो रोल है वो बहुत नेगेटिव रहा है, वो बहुत ही ऑफेंसिव रहा हुआ है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बातचीत हो और बातचीत कामयाब हो। क्योंकि जब अगर बातचीत कामयाब हुई तो ये जो मैंडेट चोरी की हुकूमत है ये कायम नहीं रह सकेगी ना। इनको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, इनको जाना होगा, या इलेक्शन दोबारा होंगे या फिर और चेंजेस जो हैं वो मैं इस वक्त डिफाइन नहीं करूंगा, वो चेंजेस हो सकती हैं। सो थ्रेट हम एस्टैब्लिशमेंट के लिए ना थे ना हैं। हाँ, थ्रेट हम इस मैंडेट चोर हुकूमत के लिए हैं डेफिनेटली, और इसीलिए ये हर तरीके से इस डायलॉग को सैबोटाज करने की कोशिश करते रहे हैं और आज भी कोशिश कर रहे हैं। ये एक हकीकत है जो मैंने आपके सामने बयान की। ठीक है, तो क्या वही एस्टेब्लिशमेंट जिसको सैबोटाज करने की बातचीत हुकूमत, जिसके साथ आप लोगों की बातचीत को सैबोटाज करने की कोशिशें हुकूमत करती है, वही एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत की पुष्टपनाही कर रही है, वही खड़ी हुई है इस हुकूमत के साथ? तो ये यहाँ पर सवाल एक्चुअली आता है कि फिर वो क्यों एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करेगी? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पुष्पनाई कर रही है या नहीं कर रही है। ये फ्रैंकली दिस बिलोंग्स टू अनदर डोमेन बेसिकली। मैं सिर्फ एडवाइजेबिलिटी ऑफ अ डायलॉग की बात कर रहा हूं, और वो ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्यों है उनका, वो इसलिए होगा शिफा के एस्टैब्लिशमेंट जो है, पावर सेंटर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट है। ये हुकूमत जो है ये पावर सेंटर नहीं है। रीसेंट पास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिनको कि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। उसमें मेरा ख्याल है कि हर देखने वाले शख्स को पता चल गया है कि कौन फैसले कर रहा है और पावर कहाँ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी, बातचीत का जो मीनिंगफुल बातचीत उसी से सिर्फ हो सकती है जिनके पास पावर हो, जिनके पास कुछ देने को हो। इसलिए हम कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी चाहेंगी, लेकिन अगर वो एस्टैब्लिशमेंट इस बातचीत को काउच करना चाहती है किसी एक रैप में, तो फ्रैंकली उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। उसके लिए भी मेरा ख्याल है अल्टीमेटली पीटीआई तैयार होगी। वो भी बात हुई है, पहले भी बात हुई है, और शायद आइंदा भी वो उस किस्म की बात हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और तरीक साहब, रऊफ साहब, फाइनली तहरीक के हवाले से मैं चाहूँगी कि आपका हम टेक लें कि जिस तहरीक को खान साहब ने शुरू करने का कहा था और ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसमें 2 हफ्ते की ताखीरी उन्होंने जो है हिदायत दे दी थी कि भाई इसको फ़िलहाल मौखर कर दें। अब जब, और उससे पहले खान साहब ने खुद भी ये बात की थी कि मुझे ये अकेला कर देंगे और पार्टी को हो सकता है कि मेरी हिदायत ना पहुँचने दें, तो पार्टी तैयार रहे उस सारे अमल के हवाले से। अब उसी तहरीक को लीड करने वाला जो शख्स था जुनैद अकबर, वो पार्टी फैसलों से अलग हो गए। अलीमा खान साहिबा और अली अमीन गंडापुर जो कि पावर सेंटर्स हैं पीटीआई के, एक तरफ खान की बहन, दूसरी तरफ केपी गवर्नमेंट जहाँ से
बड़ा रेला आता है इस्लामाबाद या किसी भी एहतजाज में शिरकत के लिए, और जहाँ की मशीनरी भी सपोर्टिव है पीटीआई के लिए और तहरीकों के लिए, वहाँ पर अब एक खींचातानी कह लें या एक डिसएग्रीमेंट कह लें वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में तहरीक कब चलती हुई या कैसे चलती हुई आप देख रहे हैं? तो एक या दो करेक्शंस करूंगा आपकी स्टेटमेंट में। शिफा, नंबर एक, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि जुनैद अकबर जो है वो इस तहरीक को लीड करेंगे। उन्होंने कहा था मैं खुद लीड करूंगा, इसलिए उन्होंने पेट्रन इन चीफ का ओहदा जो था वो लिया था और वो खुद लीड करना चाहते थे। हाँ, ये बात का आपका बिल्कुल ठीक है कि उनको फेयर था, उनको खौफ था, डर था कि ये खान साहब को आइसोलेट कर देंगे, उन्हें आइसोलेट कर देंगे, और हम सबको भी पता था कि आइसोलेट कर देंगे, जो कि हम इस प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल उनको खान साहब को आइसोलेट कर दिया। तो ये एक टैक्टिक है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कम्युनिकेशन जो है वो लिमिट हो जाए और मामलात जो तय पानी है वो ना हो। सो फar as दी तहरीक इज कंसर्न, उसके लिए देखिए खान साहब ने जो इवॉल्विंग सिचुएशन थी इस खत्ते में और उसके जो खतरात पाकिस्तान को लाहक हो सकते थे, उसके नाते उन्होंने कहा था कि इस तहरीक को 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दें। अब उन्होंने फैसला करना है, 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, 2-4-5 दिनों में खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फैसला करना है इन द लाइट ऑफ द सिचुएशन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो उसके खतरात पाकिस्तान को पेश हो सकते हैं, उसके बाद उन्होंने फैसला करना है और फिर उसी फैसले के मुताबिक जो है इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। रऊफ़ हसन साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इनसे पीटीआई के हवाले से डिस्कशन हुई, आपने रऊफ़ साहब का पीटीआई के हवाले से या इख्तलाफात हों या जो भी हो उसके हवाले से मौक़िफ़ सुना जाना। अभी ईरान इसराइल सीज़ फायर को कायम हुए 48 घंटे भी ना गुजरे थे कि उसी सीज़ फायर का क्रेडिट लेने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक और हमला करने की मशरूत धमकी दे डाली है। दी हेग में नेटो समिट के मौका पर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने आज ये वार्निंग दी है कि अगरचे ईरान इसराइल जंग का खात्मा अमरीका के ईरान पर हमले के बाद ही हुआ है, मगर अब ईरान अगर यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो इस पर अमेरिका दोबारा हमला करेगा। ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही है तो इस हवाले से अमेरिकी नशरियाती इदारा CNN जो है उसका ये दावा सामने आया है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरानी एटमी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई हैं। और अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि हमले के वक्त ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम से ज़ायद एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ गया। आज ही ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी भी दे दी है अपनी पार्लियामेंट में। ईरान में अब फायर के बाद और ट्रंप की ताज़ा तरीन मशरूत धमकी के बाद क्या माहौल बनता नजर आ रहा है, इस हवाले से हमारे साथ अपडेट शेयर करने के लिए तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी मोहम्मद जॉन हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जॉन। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जॉन, आपने वक्त निकाला। गुज़िश्ता हफ्ते आपने प्रोग्राम में हमारे शिरकत की थी और उस वक्त जंग जो थी वो चल रही थी। अब सीज़ फायर को ऑफिशियली 48 घंटे तो गुजर गए हैं, अब तेहरान में क्या माहौल आप देख रहे हैं? जी थैंक्स फॉर हैविंग मी। तेहरान में माहौल बहुत आई वुड से लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, और आई वुड से किसी भी तरीके का तफरका में नहीं, कोई हिजाबी बेहिजाबी दाढ़ी वाले बगैर दाढ़ी वाले, एवरीवन इज आई थिंक सेलिब्रेटिंग राइट नाउ। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा, मैंने वीडियोस भी पोस्ट किए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। ना सिर्फ सीज फायर के बाद बल्कि जब ईरान ने अटैक किया था कतर में बेस पे US के, उसके बाद से ही लोग रोडों पे आ गए थे और खुशियां जो है वो मना रहे थे। तो तेहरान में माहौल काफ़ी अच्छा है, और तेहरान से बाहर भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही है कि लोग मुख्तलिफ जगहों पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जॉन, अब ये बताएं कि बार बार जो ये बात हो रही है और अमरीकी इदारे भी इसको कोट कर रहे हैं कि अमरीकी हमलों के बावजूद ईरानी तनसीबात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई हैं और ईरान के पास अब भी अफजोदा यूरेनियम जो है उसकी एक माकूल मिकदार मौजूद है। इस हवाले से ईरानी हुकाम आपको क्या बता रहे हैं? देखें, मुझे ईरानी हुकाम ने भी बताया इनफॉर्मली कि चुका था स्टॉक पाइल हैज बीन मूव्ड फ्रॉम ऑल अटैक हुआ, और कहाँ पे गया है, कहाँ है, क्या हो रहा है उसके साथ आई डोंट नो, बट यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ जो ऑफिशियल्स का कहना है और लोकल मीडिया का भी जो कहना है वो यही है कि नो सिवियर डैमेज हैज बीन डन। सेंट्रीफ्यूजेस को भी कोई डैमेज खास नहीं हुआ है। उसके अलावा जो टनल्स की जो एंट्रेंस और एग्जिट के मुकामात हैं फोर्दो के, सिर्फ वो हिट हुए थे और आउटर एरिया थोड़ा सा डैमेज हुआ था। बट रिस्क असेसमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन, लेट्स सी। रेडिएशन यहाँ पे नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। यूरेनियम स्टिल इंटैक्ट है, दैट इज फॉर श्योर एज वेल। अच्छा, यानी कि बस ये कंफर्मेशन आपको मिल गई है वहाँ से, जो कि अभी तक की आपने भी हमें बताया कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो इट इज सेफ एंड इट हैज बीन मूव्ड एल्सवेयर। एब्सोल्युटली 100%। ठीक है। अच्छा, और किसी तौर पर रेडिएशन जो है वो भी नहीं मौजूद। अच्छा, ट्रंप ने जो आज दोबारा हमले की मशरूत धमकी दी है, इस पर तेहरान में क्या रद्द-ए-अमल आया है? देखें, लोग यहाँ पे अगेन आई वुड से दे आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली। ट्रंप साहब का कुछ पता नहीं है कि वो कब क्या कर दें।
It is very unpredictable. It is very erratic. So they are not very I would say keen about US attacking Iran, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑलरेडी ट्रम्प साहब को और इसराइल को भी पता चल गया है कि यहाँ पे अटैक करने का कोई फायदा नहीं है. देखिए पहला जो अटैक हुआ वही क्यों हुआ, तो लोग तो यही कहते हैं कि भाई कोई फायदा नहीं हुआ पहले अटैक में, तो दूसरे अटैक में क्या. That is the opinion of the people here. So they are absolutely normal with Trump's statements. And Trump साहब has also backtracked from a lot of things. पहले war mongering spirit जो हमें नजर आता था, that is converted into a peacemaker spirit. So people here are sort of, they're not very keen on listening to Trump साहब's posts, but only time will tell. कुछ भी हो सकता है. बहरहाल यहाँ पे तो कॉन्फिडेंस हाई है लोगों का. अच्छा, कॉन्फिडेंस हाई है. अच्छा, ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से जो IAEA से ताउन मुअत्तल करने की कानून साजी का फैसला है, जो मंजूर भी हो गई है, मतलब उसके मंजूर हो जाने के बाद अब ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है उसके हवाले से क्या मूड आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर? जी, नज़र ऐसे ही आ रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है, मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं कि यहाँ पे और आज़ादी है, अब तो इन्वेस्टमेंट जहाँ भी जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं. पुरानी फैसिलिटीज़ तो फिर भी IAEA के इंस्पेक्शंस में थी और लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि IAEA और NPT ने फेल किया है ईरान को, क्योंकि IAEA इंस्पेक्टर्स अलाउ किए हुए थे ईरान ने, इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, ईरान IAEA की अपनी रिपोर्ट्स भी थी कि ईरान they were pushed to a point जहां पे उनको फिर आगे बढ़ना पड़ा और ये कदम एकदम उठाने पड़े. तो they are I would say they are disappointed, but at the same time they are now more free. अभी और ज्यादा आजादी है इनके पास, जबकि ये कह रहे हैं अनऑफिशियली भी और ऑफिशियली भी कहा हुआ ये जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे. दे विल नॉट मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब. दे आर वेरी क्लियर ऑन दैट एंड दे हैव नॉट बीन मेकिंग अ बॉम्ब. ये भी कह रहे हैं. ठीक है. अच्छा, तो फिर इस सारे फैसले के बाद क्या ये भी आपको बातचीत इस हवाले से भी सुनने को मिल रही है तेहरान में कि जो टॉक्स थी बेसिकली इस प्रोग्राम के हवाले से, जब वो कहते हैं कि हम ताउन नहीं करेंगे अब IAEA के साथ एंड IAEA हैज़ फेल्ड अस, तो फिर यानी कि टॉक्स भी अब इस मामले पर किसी के साथ वो करने के मूड में नहीं है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, जर्मनी, फ्रांस के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनके वज़राए ख़ारजा से ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात वगैरह. तो अब इस किस्म का कोई मामला आने वाले वक्तों में ईरान का मूड नहीं है कि वो करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है. अच्छा, टॉक्स के लिए दे आर, यहाँ पे जो असरात है वो यही है कि टॉक्स बिल्कुल अच्छा है, टॉक्स हो. ईरान भी ये चाहता है कि सैंक्शंस हटें ऑब्वियसली, बट ये इक्वल ग्राउंड पे ही चाहते हैं चीजें, और कह रहे हैं कि अगर अभी तो दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन, अगर सीज फायर की वायलेशन होती है, क्योंकि इजराइल, नोन चॉम्स्की साहब ने रिपोर्ट किया है 600 से ज्यादा इजराइल की सीज फायर वायलेशंस ऑलरेडी रही हैं, तो ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि सीज फायर वायलेशंस ना हो. अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा, होपफुली देयर विल बी टॉक्स, बट एज आई हैव बीन टोल्ड, टॉक्स अगेन विल आइदर रिवर्ट बैक टू इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस, और अगर इजराइल की तरफ से सीज फायर वायलेट होती है तो अगेन रिटेलिएशंस विल हैपन. सो दीज टू थिंग्स आर फिक्स एज फार एज आई हैव हर्ड. ठीक है. और जो दोहा की मीडिएशन जो पहले हो रही थी, जिसके जो 5 राउंड्स हो गए थे, ऑल्दो दे वर इनकंक्लूसिव, लेकिन वो वाला सिलसिला भी चल रहा था, तो क्या उसकी तरफ भी इनका एक ओपन माइंड है कि वहाँ पर अगर दोबारा सिलसिला शुरू होता है तो वहाँ पर भी जाएंगे, या उसके हवाले से अब इनको कोई ज़्यादा होप्स नहीं है? जी, ये इस कतर के हवाले से मेरी डायरेक्टली जो बात हुई वो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में हुई है कि जो ट्रम्प साहब ने कतर को रिक्वेस्ट किया, क्या ये सच था या नहीं था. यहाँ पे तो बोला जा रहा है बिल्कुल, हमें कतर की तरफ से मैसेज मिला कि प्लीज आप लोग बंद कर दें अटैक्स, प्लीज ना करें, प्लीज आ जाए टेबल पे. सो दैट इज व्हाट दे से विद रिगार्ड टू कतर. जहां तक नेगोशिएशंस की बात है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नेगोशिएशंस कतर में होंगी या नहीं होंगी, आई एम होपफुल, बट देयर इज नो ऑफिशियल और अनऑफिशियल और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन दैट आई हैव रिसीव्ड सो फार ऑन दैट पर्टिकुलरली. ठीक है. अच्छा, और जाते जाते जॉन ये भी बताइए कि अब जो रीसेंट इतलात सामने आ रही हैं ट्रंप की जानिब से, वो ये भी हैं कि अगले हफ्ते जो बेसिकली अमेरिका की ईरान के साथ कोई बातचीत इन मामलात पर हो सकती है, और साथ ही वो चीन के हवाले से भी ये कह रहे हैं कि चीन अब ईरान से ट्रेड कर सकता है, तेल खरीद सकता है. जी बिल्कुल, आई वुड से यहाँ पे काफी, अब एज आई सेड अर्लियर, जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि पूरे नहीं हुए, तो अब किसी तरीके से अपीस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान प्यार से जो है वो आ जाए और नेगोशिएट कर ले. तो ऑल ऑफ दिस इज सीन एज अ फियास्को टू गेट ईरान बैक टू द टेबल डायरेक्टली नाउ, और इसको बस पनिशमेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बजाय इसको पॉजिटिव बेनिफिट्स देके जो है वो कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ले आए. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व. सो इसके अंदर कोई ऑफिशियल, अगेन आई वुड से, इसके अंदर स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल इनफॉर्मल नहीं आई है इस तरफ से.
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जॉन हुसैन नाजरीन हमारे साथ तेहरान से मौजूद थे और दे रहे थे हमें कि वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या रद्द-ए-अमल वहाँ पर मुख्तलिफ बयानात के हवाले से सामने आ रहा है जो ट्रंप दे रहे हैं। कल मुल्क में वफाकी बजट मंजूर होने वाला है और पाकिस्तान की अगले 12 माह की फाइनेंशियल तकदीर का फैसला जो है वो कल हो जाएगा। जो हमारे खदशात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या वो दूर हो गए हैं और जो तवक्कुआत थी, क्या ये बजट उन तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा? इस हवाले से प्रेडिक्शंस लेने के लिए इकोनॉमिस्ट से बात करनी बड़ी ज़रूरी है और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मुशीर बराए वज़ारत ख़ज़ाना और माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम शिफा थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। कल एक मरतबा फिर हस्ब मामूल या जो है वो हमारी तकदीरों का अगले साल का फैसला जो है वो हो जाएगा। हाउ डू यू लुक एट इट? मतलब बजट आपको कैसा लगा अभी तक का? अगर हम आपसे पूछें कि जो चीज़ें या जो ऐलानात सामने आए हैं वो तो कल पता चलेगा कि फ़ाइनल उसमें क्या शक्ल इख्तियार करता है, लेकिन 3 गुड थिंग्स एंड 3 काबिल एतराज़ थिंग्स कह लें, बैड थिंग्स कह लें अबाउट द बजट। तो देखिए हर चीज़ का जो कॉन्टेक्स्ट है दैट बिकम्स ट्रूली इम्पोर्टेंट, राइट। इस बजट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि एक आईएमएफ की इंगेजमेंट है और आईएमएफ 3 चीज़ें पाकिस्तान की संभालने की भरपूर कोशिश करता है जब भी प्रोग्राम होता है। और ये एक कॉमनैलिटी रही है पिछले 3-4 प्रोग्राम्स में, एक के मालियाती खसारा किसी तरह कम हो जाए। लास्ट प्रोग्राम मुझे याद है तब भी यही गुफ्तगू होती थी कि बजट के खसारे को 3s में लाएं, यानी कि हम 7-8% का खसारा कुछ साल पहले कर रहे थे, फिर 5-6% पे आए, अब वो कह रहे हैं 3.9%। सो इन अ सेंस दिस इज अ गुड थिंग कि आप मालियाती खसारे को जब कम करते हैं, इससे इन्फ्लेशन कम होती है, इससे एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो संभलने की तरफ जाता है। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि आप अपने जो सब्सिडीज़ हैं उसका हुजम कम करें, वो भी आपने इसमें देखा है कि उसका हुजम जो है वो भी कम हुआ है। और तीसरी बात जो जेनेरिकली वो करते हैं कि जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसके खसारे को भी कम करने की तरफ बढ़ी है। सो ये है एक प्रोग्राम जो ओवरऑल चल रहा है फंड के साथ जो ये बजट दिया गया है। सो आप कह सकती हैं मालियाती खसारा कम करना एक अच्छी चीज़ है। दूसरी ये है कि एक कोशिश ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्स गैप है वो बहुत बड़ा है। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम 400-800 अरब के इन्फोर्समेंट मेजर्स लेकर हम रिटेल होलसेल इनसे ये पैसे निकाल लाएंगे। पाकिस्तान का टैक्स कैप तो सेल्स टैक्स में अगर देखें, टैक्स एक्सपेंडिचर देखें, वो 5000 अरब रुपए का है। सो देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन, पर डायरेक्शनली शायद उसमें मूव करने की एक कोशिश जो है, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। अब जो कॉमन मैन के लिए गुड थिंग है वो ये कि नए टैक्सेस का जो इजरा है वो तकरीबन 325 अरब रुपए का है। मैं टैक्स कैप को अगर अलहदा कर दूं, सो इट्स नॉट extremely heavy on taxation. On the other side जो अब अगर negatives आप सोचना चाहती हैं ना उसकी भी बात कर लेते हैं। मतलब critically हम अगर सोचें वो ये कि इस वक्त आपने और हम जैसे स्कॉलर्स ने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी है पाकिस्तान में कि यार रिफॉर्म किए बगैर बात बनेगी नहीं। अब रिफॉर्म की जो क्वालिटी और क्वांटिटी, सो ये नहीं होता कि सरकार हम हर वक्त कोई ना कोई काम कर रही होती है, ये तो मोशन चल ही रहा होता है, बोर्ड्स बदल रही है, नए लोग लग रहे हैं, पॉलिसीज हो रही हैं। जो रिफॉर्म की कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए थी एक्सपेंडिचर साइड पे, वो आई थिंक अभी आपको रूम चूंकि मिल गया 800 अरब का रूम, तो यही मिल गया कि पॉलिसी रेट कम हो गया। सो मैक्रो स्टेबिलिटी का ये असर हुआ कि आपको वो मिला। सो आपका जो अगले साल का बजट है वो 1.5-2% एक्सपेंडिचर साइड, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट द नेगेटिव साइड इज कि जो आप एनएफसी के ज़िमन में या जो आप टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी के ज़िमन में, ये 2 चीजें जो कि आपने 3 कही, मैं तीनों बता देता हूँ। और तीसरी चीज जैसे इनकम सपोर्ट, आज भी हम 716 अरब फंड कर रहे हैं, कहाँ से? फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, जो कि ये काम जो है किसका है? ये तो बगैर एनएफसी में जाए हुए भी ये काम प्रोविंसेस का है। तो आई थिंक इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि आपने मालियाती खसारे की बात की, टैक्सेशन की बात की, तो और रिफॉर्म्स की भी बात की, तो रिफॉर्म्स में एक पहली जो सबसे चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि टैक्स के दायरे में उस सेक्टर को लेकर आया जाए कि जो टैक्सेशन से एग्जेम्प्टेड था। अब वो ज़राअत हो, ई कॉमर्स हो, या मिसाल के तौर पे सोलर जो पैनल्स हैं उस पर टैक्स का ये सारा सिलसिला जो है, इस पर जिस पर भी टैक्स लगाती है हुकूमत, वो कह देते हैं भाई टैक्स ना लगाएं, शोर मच जाता है, एहतजाज शुरू हो जाते हैं। तो लोग तो इसके हवाले से कोई संजीदगी नहीं दिखाते, वो तो टैक्स देना ही नहीं चाहते। इसकी 2 साइड्स हैं। देखिए, पहली जो साइड है ना वो पॉलिसी साजी को ठीक करने की है। वो ये है कि शिफा साहिबा की इनकम पर, मेरी कंसल्टेंसी पर,
एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर, कॉर्पोरेट टैक्सेशन पर, हाँ, रिटेलर पर एक मसावी टैक्सेशन का बोझ अगर दिखाई देगा तो स्टेट की जो रिट है टू एग्जर्ट दिस वो बढ़ेगी। ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, ये जितना आसान होगा शिफा के लिए टैक्स भरना, जितना प्री पॉपुलेटेड होगा, जितना मुश्किल कम होगा, उतना ही टैक्स नेट में आना और उसके फायदे होना। सो फायदे क्या है कि यू हैव टू बी इंसेंटिवाइज्ड टू पे टैक्स। व्हाई? बिकॉज द हायर द टैक्स आई हैव, मैं बैंक के पास जाऊं, मैं गाड़ी ले सकता हूं, मैं फैक्ट्री लगा सकता हूं, बिकॉज मेरे पास वाइट मनी भी और इनकमिंग मनी भी शो होती है। और जितना मैं मुश्किल कर दूंगा उन लोगों के लिए जो कि इस बड़े अरसे से, और इस बजट में भी वही बात है कि नॉन फाइलर ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। नॉन फाइलर की पहले तो कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। ये होना। अच्छा, सो अगेन आई गो बैक टू, आपने मुझसे नेगेटिव पूछा। देखिए, क्वालिटी ऑफ जो रिफॉर्म है ना, वो तो ये होनी चाहिए थी कि शायद आप इस दफा कहते थे कि यार अगर शिफा इज अ नॉन फाइलर ना, शी कांट टेक एन फ्लाइट, शी कांट बाय अ हाउस, शी कांट डू एनीथिंग, देयर इज नो कैटेगरी ऑफ नॉन फाइलर। इनिशियली तो ये बात की थी, वैसे इनिशियली तो ये बात हुई थी। अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या ये बात फाइनली हतमी तौर पर इस बजट में शामिल कर दी गई है कि शिफा अगर नॉन फाइलर है तो वो ना गाड़ी लेगी, ना घर ले सकती है, ना वो फ्लाइट ले सकती है। ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। सो ये कर दिया गया है कि वी आर मूविंग टू मेक योर लाइफ हेल इफ यू आर नॉट इफ यू आर अ नॉन फाइलर कैटेगरी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगले 6-8 महीने में ये डिसाइड करना चाहिए कि ये बाइनरी चीज होती है। इधर शिफा की तनख्वाह 6 लाख से ज्यादा है कोई एंड शी हैज टू फाइल, या नहीं है, शी डजंट हैव टू फाइल। ये बाइनरी है, ये 0-1 की इक्वेशन है। ये इक्वेशन 0.5 की है नहीं है कि एक बीच की कैटेगरी बना के मैं कहूँ 2.5% आपसे ज्यादा टैक्स ले लेता हूँ, क्योंकि वो इवेंचुअली पड़ता किस पे है? जब मैं और आप साबुन खरीदने जाते हैं तो हम वो टैक्स देते हैं। सो वी हैव टू इवेंट। तो ये जो आप कहती है ना कि क्यों लोग नहीं करते, एक तो ये कि लोग अगर डिफेंस पाकिस्तान की 10 मई को इस्तेमाल करते हैं, रोड इस्तेमाल करते हैं, बत्ती इस्तेमाल करते हैं, जैसी भी उसमें खामियां हैं, ये तो कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की गवर्नेंस जो है वो उस पाई की है जो लोग डिजर्व करते हैं, बट जितनी भी इस्तेमाल करते हैं, ना पाकिस्तान का रिटेलर, ना पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ना पाकिस्तान का प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स, अरबों प्रॉपर्टी में बने हैं, अक्रॉस द बोर्ड की बात कर रहा हूं, पर कैपिटल गेन्स टैक्स का इजरा नहीं हो सका। और सॉरी एक बात करूं, 78 साल में हमें खुद सोचना चाहिए था ना शिफा कि हम 7-8 अरब का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 22% है वो पूरी इकोनॉमी के हुजम का। जस्ट थिंक थ्रू दिस थिंग। और आखिर में मैं आई फील सैड व्हेन आईएमएफ कम्स एंड टेल्स मी कि अब हम चारों प्रोविंसेस में लेजिस्लेट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। Is that the way? When you talk of sovereignty, we also have to talk of the responsibility that we must take to gain that economic sovereignty. बिल्कुल सही है। इसलिए कहता हूं कि this is the critical positive thinking that Pakistan has to do कि यार हम अपनी डेस्टिनी के फैसले सही डायरेक्शन में करके आईएमएफ को कहेंगे तो ज्यादा खुशी होगी। चलें, अब वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, दैट मेक्स मी हैप्पी कि अब प्रोविंसेस, शिफा पाकिस्तान में 5 हुकूमतें हैं, ये हमेशा याद रखें। अब बहुत बड़ा चंक जो बजट्स का है, एक इंपॉर्टेंट फिगर 1000 अरब का डेवलपमेंट बजट है पूरे फेडरल का, 2800 अरब प्लस का डेवलपमेंट बजट है चारों प्रोविंसेस का। तो अब ये सोचिए कि वो 2800 प्लस अरब, पंजाब 1200 अरब पे है, वो कैसे खर्च होना है? सॉफ्टवेयर ऑफ पाकिस्तान को बिल्ड करने में खर्च होना है। डायरेक्शन क्या होनी है एजुकेशन की, क्योंकि ये प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है। आई थिंक दैट्स हाउ पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब, नाज़रीन मौजूद थे, वो खुश थे कि डायरेक्शन कुछ ना कुछ मिल रही है पाकिस्तान को फाइनेंशियल तरीके से, साथ ही टैक्स की जो अहमियत है उसको उजागर कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। कल असल में कहानी खुलेगी कि जो खदशात थे बजट के हवाले से, क्या वो दूर हो गए हैं, हुकूमत ने कर दिए हैं, या वो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात आज भी मौजूद हैं। कल भी प्रोग्राम में बजट डिस्कस होगा, सो डू टू ट्यून इन। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।